सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, नीट के पीओवी से। और हमारे सीबीएसई में भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन कराने के लिए, उसके लिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना भी लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है दैट इज़ WHO। कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है। तो WHO जो है हमारे पास में, यहाँ पे हम देख सकते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में जो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मतलब एक इंसान अगर फिजिकली सिर्फ सही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए एक इंसान को फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली ढंग से जो है बात करें, इंसान से ज़्यादा चिड़चिड़ा ना हो, ठीक है। सोशली आसपास में कैसे लोग होते हैं उससे भी आपके ऊपर काफ़ी जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को देख करके WHO ने कहा कि जो इन चारों चीज़ में सही होगा वही होगा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन, ओके, ठीक है। Therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional, behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. इसीलिए हमें आज के टाइम पे सेक्स एजुकेशन देना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आज के टाइम में इंडिया में बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बट धीरे धीरे अब चीज़ें काफ़ी ग्रो कर रही है। पहले के टाइम में तो पीरियड्स के बारे में भी बात करते थे एकदम धीरे धीरे, छुप छुप के। तो वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे ये बताया जा रहा है कि पीरियड्स क्या होता है, हर एक लड़की को आता है, काफ़ी नॉर्मल होता है। तो पहले के कंपैरिजन में बात करें तो अब की लड़कियों को ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। पहले लगता था कि ओ शिट यार, ब्लीडिंग हो रही है, अब तो मैं मरने वाली हूँ। ये थॉट बहुत लोग के दिमाग में रहा होगा जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था फर्स्ट टाइम पे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी होगा फर्स्ट टाइम पे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब हमें इन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है तब, लेकिन जब नॉलेज मिलने लगती है इन चीज़ों से रिलेटेड, फिर लगता है कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में, ठीक है। फैमिली प्लानिंग नाम का जो एक प्रोग्राम था वो इनिशिएट किया गया इन 1951। इस टाइम पे क्या था कि हम लोग जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ होता क्या था। देखो पहले हम ना थोड़ा सा ये बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो हम बात करेंगे 1900 की, ईयर 1900। इस टाइम पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1900 में हमें आज़ादी नहीं मिली हुई थी। हमें आज़ादी मिली 1947 से। तो हमारे पास 1947 का डाटा है कि इंडिया में इस टाइम पे, ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव 350 मिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब आते हैं 2000 की बात। जस्ट 50 साल के लगभग 53 ईयर्स के आसपास की बात है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो एकदम से बूम करी, दैट इज 6 बिलियन, ठीक है। और इसमें हमारा एक 1/6 पार्ट तो हमारा ही था। इंडिया का हो गया था 1 बिलियन सिर्फ 53 ईयर्स में ही, ठीक है। तो एकदम से हम ना ऐसे बच्चे एकदम बांटने लगे हैं, ठीक है। बस लगे पड़े हैं फैक्ट्री लगाने पे बच्चों की। 11 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन एंड इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1.2 बिलियन। तो इज दैट कि एकदम से हमारे जो है इंडिपेंडेंस के बाद में जो पॉपुलेशन है वो एकदम बूम हुई है इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास में। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग वगैरह आया, जैसे हम दो हमारे दो, ये सारे करके स्लोगन्स चलाए गए उस टाइम पे, ठीक है। इससे रिलेटेड करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द प्रोग्राम ने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH करके प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। ये सारे देखो, मैं NCERT से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि अब पैटर्न सा बन गया कि नीट में NCERT से बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होते हैं जो NCERT से बाहर से आते हैं, ठीक है। तो अपना एक हैबिट डेवलप करो बुक रीडिंग का, हमेशा बुक रीडिंग करो। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, एक मटेरियल को एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन तो नहीं कराऊंगी NCERT, इसके हाईलाइट्स कराऊंगी मैं आपको, डिटेल में करा रही हूँ।
यहाँ पे पढ़ो, इसके बाद खुद से एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है। तो एकदम से सिर्फ वीडियोस पे निर्भर होकर कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बाय योर ओन, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग तो पक्का लगाना है। इवन दो इन फिजिक्स ऑल्सो यू हैव कुछ डाटा होते हैं आपके पास में जो एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, और वो एज इट इज़ भी आ जाते हैं फिजिक्स के डाटाज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक बार तो एनसीईआरटी का रीडिंग लगाओ फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। बाकी ऑर्गेनिक्स में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही डाटा आता है, और बायो में तो एनसीईआरटी ही भगवान है तुम्हारा, ठीक है ना। कम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, एक ना हमारे पास में टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बच्चा? एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये होता है कि हम जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन के वुम से कुछ फ्लूइड्स कलेक्ट करते हैं। उसके एमनियोटिक सैक जो होता है जहाँ पे बच्चा पल रहा है एक माँ के अंदर में, वहाँ से हम कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करते हैं। और ये पहले के टाइम में यूज़ होता था कि बच्चे में कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है कि नहीं ये जानने के लिए। बट कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होने लगा कि उससे हम बच्चे का जेंडर देखने लगे। अब बच्चे का जेंडर देखते थे तो पहले के लोग लड़कियां नहीं चाहते थे, वो ज़्यादा चाहते थे कि लड़के जो है वो हो हमारे बेटे हों हमारे। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर फीटस फीमेल होती थी तो उसको मार दिया जाता था, उसका अबॉर्शन करा दिया जाता था, ठीक है, उसको टर्मिनेट करा दिया जाता था। तो इसे हम लोग कहते थे फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है। फीमेल फोर्टिसाइड्स जो है ये इसका रेट एकदम से बढ़ने लगा और लड़कियों की संख्या एकदम से कम होने लगी। तो इसके ऊपर में ना बैन लग गया था इंडिया में कि हम लोग जो है वो लिंग जांच नहीं करा सकते हैं बच्चों का, ठीक है। तो ये चीज़ होने लगी एमनियोसेंटेसिस की वजह से। इसके बाद में इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। तो इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का जो है वो देख सकते थे, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें हम देख सकते थे। बट हमें क्या देखना था? हमें तो बच्चे का जेंडर देखना था और फीमेल को मारना था, ठीक है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे क्या हो गया? बैन लग गया। इसके बाद में देखो मैं ना थोड़ा इसमें यहाँ पे थोड़े स्कैटर्ड वे में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कहानी की तरह तुम्हें बताने के लिए। तो हमारा जो 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम से एकदम से बूम हुआ हमारा जो है पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम दो हमारे दो करके जो स्लोगन्स वगैरह आने लगी। फैमिली प्लानिंग कब आई? 1951 में। डेट्स याद रखना है आपको, स्टार्टिंग हुआ फैमिली प्लानिंग का। इसके बाद में हमारे पास में एमनियोसेंटेसिस के केसेस आने लगे हैं उसमें कि हमें तो लड़के चाहिए, बेटे चाहिए हमारा खानदान का नाम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें एमनियोसेंटेसिस होने लगी। एमनियोसेंटेसिस क्या था? ये हमारे लिए पहले यूज होता था कुछ डिसऑर्डर्स को पकड़ने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया। तो बच्चे को इस डिसऑर्डर्स के साथ ना अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़े, तो वो देख करके या तो हम उसका इलाज निकाल देते, और इलाज नहीं हो पाता था तब मेडिकल टर्मिनेशन की ओर जाना पड़ता था कि एक बच्चा जो किसी चीज़ से पूरी लाइफ टाइम सफ़र कर सकता है, उससे बेटर है कि उस बच्चे का जो है अबॉर्शन करा दिया जाए। मतलब एक वो थिंकिंग रहती थी ना कि ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हो कि जिस बच्चे को जन्म के बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का फेस करना पड़ रहा है, तो बेटर है ना कि वैसे बच्चे से बेटर तुम दूसरा बच्चा कर लेना, इस बच्चे को टर्मिनेट कर दो। ये चीज़ों के लिए होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे लोग क्या करने लगे, एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होने लगा, हमारे पास में फीमेल को देख करके मार देते थे। तो यहाँ पे हो गया फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन से हम डिसऑर्डर्स को देख सकते हैं तो एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे कुछ मेंशन है, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। इसमें एक सहेली का बताया, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल्स यूज करती हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है, जिसको हमने लखनऊ में जो है ये बना था CDRI में, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। नाउ अब देखो अब क्या होता है हमारे पास में, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, increase number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decrease maternal and infant mortality rate। माँ और बच्चों की, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे डिलीवर करने के बाद मर जाती थी, बहुत सारे बच्चे डिलीवरी के बाद मर जाते थे अगर प्रॉपर उनका पोस्टनेटल केयर नहीं हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना स्टार्ट किया, बहुत सारे अभियान चलाने स्टार्ट किए हैं कि हम बताएंगे आपको, पोलियो वगैरह स्टार्ट हुआ उस टाइम पे, माँ के लिए बहुत सारी दवाएं आना स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई ताकि जो है मदर का सर्वाइवल रेट बढ़े, बच्चों का सर्वाइवल रेट, जो अभी नए जन्मे शिशु हैं उनका सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़े। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे जो है वो चीज़ें, पहले के टाइम में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करने से लोग हिचकिचाते थे, कॉन्डम्स वगैरह के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत सारे इसके लिए अभियान हुए, बहुत सारे
अलग अलग जगह पे प्लानिंग वगैरह होने लगी, जैसे फैमिली प्लानिंग का हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह होने लगी। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, यही चीज़ यहाँ पे पूरे में है। जब एकदम से बूम करने लगा हमारे पास में जो क्या कहते हैं, हमारे पास में पॉपुलेशन जब एकदम से बूम करने लगा, तो हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स वगैरह आने लगा। फिर अडॉप्टेड, एक चाइल्ड वन चाइल्ड नॉ, मतलब हम दो बट हमारे एक ही बच्चा रहेगा जिसके ऊपर प्रॉपर फोकस रहेगा हमारा, इस तरीके की भी चीज़ें आने लगी। स्टैच्यूएटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज बढ़ा दी गई, फीमेल्स की 18 कर दी गई और मेल्स की 21 कर दी गई। मेल्स का 21 से पहले शादी नहीं होगा, फीमेल्स का 18 से पहले शादी नहीं होगी। देखो हमारे पास में पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था, बाल विवाह जैसे केसेस देखने को मिलते थे, जैसे बालिका वधू वगैरह सीरियल्स भी जो हैं वो इन चीज़ों पे बने हुए हैं। और आज के टाइम में तो बहुत सारे सीरियल्स फैसिनेट करते हैं कि छोटी फीमेल और मेल कैरेक्टर बहुत बड़ा होगा, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप आने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है मैरिजेस वगैरह को जो है सर्वाइवल में, मतलब उनकी सर्वाइवल रेट कम हो जाती है। ठीक है, तो एक फीमेल की बॉडी ही 22 के बाद होती है एलिजिबल कि ठीक है वो प्रेगनेंसी सस्टेन कर सकती है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था ना, दिमाग में, ये कहने का मेरा ये मतलब है कि पहले के टाइम में दिमाग में यही चलता था कि शादी मतलब बच्चे, शादी किया तो अब तुम्हारा काम है कि बच्चे करो। ठीक है, और बच्चे भी ऐसे नहीं कि एक कर लिए, दो कर लिए, फिर रुक गए, नहीं, बच्चे तुम्हारे चलते रहना है। मतलब एक बच्चा हुआ, ठीक है, दूसरा हो गया, मतलब यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, अनअवेयर ऑफ वासेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, इन सब चीज़ों से अनअवेयर रहते थे पहले के लोग। उन्हें कॉन्डम्स के बारे में पता नहीं है, उन्हें पिल्स के बारे में नहीं पता है, उनका है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये चलते रहेगा जब तक उनका मेंसेस चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। ठीक है, तो पहले के टाइम में इन चीज़ों को रोक नहीं लगाई जाती थी। शादी हुआ, शादी के बाद बच्चे बनाने की फैक्ट्री बन गई लड़की। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा गया कि 2022 से पहले लड़कियों का बॉडी, वो एक तो बॉडी से वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, दूसरा मेंटली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इसलिए एक एज निकाला गया कि 18 साल से पहले नहीं लड़कियों की शादी होगी। इस पर भी बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, चुप चुप के फिर भी लोग कराते थे। बट चीज़ें जब स्ट्रिक्टली एम्प्लाई होना स्टार्ट हुई और फिर इंडिया में जब पेरेंट्स धीरे धीरे एजुकेट होना स्टार्ट हुए, तब उनके दिमाग में भी आया नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें पढ़ाना है। फिर लड़कियों को धीरे धीरे 10th तक पढ़ाएगा, फिर बहुत टाइम तक 10th तक ही सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी, फिर 12th तक पढ़ाया गया। ठीक है, बहुत टाइम तक फिर 12th तक पढ़ाया, फिर धीरे धीरे लड़कियां ग्रेजुएशन करना स्टार्ट की, पीजी करना स्टार्ट की, जॉब करना भी बहुत पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि यार जॉब क्यों कर रही है यहाँ की लड़कियाँ, तो ये चीज़ें भी होती थी। तो ये चीज़ें हुई हैं, इन सब चीज़ों को बहुत जो है वो गर्ल्स ने फेस किया है, इसलिए वो इक्वालिटी डिमांड करती है। आज के टाइम में बोलते हैं ना कि इतना इक्वालिटी क्यों डिमांड करती है, क्योंकि हमने वो चीज़ फेस की है, इसलिए जेंडर इक्वालिटी लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, हालांकि रिस्पेक्ट तो हर जेंडर डिमांड करता है और देना भी चाहिए। ठीक है, इसमें तो इसलिए था कि 18 से पहले मेंटली तो लड़कियां प्रिपेयर नहीं होती इन चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले के टाइम में कराते थे लोग शादी वगैरह, और फिर धीरे धीरे जब एजुकेशन आया तो चीज़ें खुद पे खुद सही होना स्टार्ट हुई। तो एजुकेशन हर चीज़ में होना इंपॉर्टेंट है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो गर्ल्स का मैरिजेबल एज कितना बताया गया, 18, और मेल्स का 21। ना देखो अब यहाँ पे बात आता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, खुद से सोचो। अगर तुम्हें कोई कहा जाए कि तुम मुझे आइडियाज दो कि तुम्हें किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो यूज़ करने हैं, तो इंसान कहेगा कि कुछ ऐसा जो ईजिली अवेलेबल हो, मिल जाए। ठीक है, तो ईजिली अवेलेबल टिक। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और हम लोग ईजिली उसको जो है मिल जाए, हम ईजिली उसे कैरी कर लें, हम उससे प्राइवेट, मतलब ठीक है वो दिमाग में रहता है कि ठीक है उससे थोड़ा प्राइवेसी भी मिल जाए लोगों से। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए और उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो शुड in no way interfere between the sexual drive. Obviously we don't want any disturbance, then desires के बीच में वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, sexual act of the user। इसके बाद में हमारे पास में ये जो होना चाहिए, ये एक और पॉइंट आना था इसमें कि मतलब ठीक है थोड़ा प्राइवेट भी रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। A wide range of contraceptive method are presently available which could broadly grouped into the following categories, जैसे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। पहले के टाइम में जो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड होते थे, और ये सबसे वो होते थे, क्या कहते हैं उसको, सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, बैरियर मेथड में हमारे पास कॉन्डम्स आते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि वो जो है
वो बॉडी फ्लूइड्स को भी मीट नहीं करने देता। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिन्हें एड्स वगैरह है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह है, तो इन सब चीज़ों से या किसी भी तरीके की डिजीज़ वगैरह से बॉडी फ्लूइड को ये जो है वो मिक्स नहीं होने देता। तो बैरियर मेथड द बेस्ट वे है, ठीक है। आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल्स यूज़ करती हैं, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारे पास में साइड इफेक्ट्स होते हैं। इंजेक्टेबल्स हमारे पास में लॉन्ग रन में बहुत काम आते हैं, ठीक है। आईयूडीज भी लॉन्ग रन में काम आते हैं, इसलिए इंडिया की सबसे बेस्ट चॉइस है, फीमेल्स यूज़ करते हैं इसको। इंजेक्टेबल्स हालांकि कम यूज़ करते हैं, बट ये भी लॉन्ग रन में काफ़ी काम आते हैं। इम्प्लांट्स हो गया। इसके बाद सर्जिकल मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, बट इसके बाद में आप कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास ना। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके नेचुरल मेथड से। आज हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग हाँ आज हम लोग बस ये पूरे सबके है ना एक बार करके हम लोग बस कॉन्ट्रासेप्शंस देख के आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं। सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, इतने बड़े हो गए हो, इतना तो शरीफ कोई नहीं होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। नेचुरल मेथड का जो प्रिंसिपल होता है ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमें बस मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को मिलने से रोकना है, बस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस ये होता है कि आप चलिए मान लीजिए कि आपका जो साइकिल है वो एक आइडियल साइकिल 28 डेज का होता है, ठीक है। 28 डेज में हमें क्या होता है कि हमारा एक हफ्ता ऐसा होता है बीच का जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला टाइम होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे एक स्पर्म का लाइफ साइकिल बताया गया है 3 दिन, ठीक है। स्पर्म का लाइफ साइकिल लगभग 72 आवर्स बताया गया, और एक ओवम की साइकिल बताई गई है कि लगभग 1 से 2 दिन, ठीक है, उसका एज बताया गया। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के 3 दिन पहले से लेकर के ओवुलेशन के 3 दिन बाद तक का खतरा बताया गया है कि अगर 3 दिन पहले से इंसेमिनेट हो जाए स्पर्म बॉडी के अंदर में, तो स्पर्म जो है वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो जैसे ही ओवम रिलीज होगा वैसे ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। और एक ओवुलेशन के बाद 3 दिन तक इसलिए बोला गया है क्योंकि एक फीमेल का ओवम जो है वो 1 से 2 दिन तक सर्वाइवल रेट होता है उसका। तो उस बीच में भी अगर स्पर्म गया तो वो हमारे पास में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ओवुलेशन के 3 दिन पहले, ओवुलेशन के 3 दिन बाद, 6 दिन, और बीच का एक ओवुलेशन वाला दिन, मतलब ये 7 दिन जो है वो हाई रिस्क वाले फैक्टर होते हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये हाई रिस्क वाले फैक्टर कैसे होते हैं? तो हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला दिन होगा उसमें से 14 माइनस कर देना है, और जितना नंबर आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का एक फीमेल का साइकिल है, रुको मैं बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का, देखो फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का किसी फीमेल का साइकिल है, ठीक है। तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 डेज आ जाएगा कम से कम, ठीक है। 16 डेज आ गया हमारे पास। तो ये 16th डे पे इनका ओवुलेशन होता है, 16th डे पे इनका ओवुलेशन होगा, मतलब जितने डेज की साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर दो, जो नंबर आएगा उतने डे पे उसका ओवुलेशन होगा। तो इस फीमेल का जो ओवुलेशन होता है वो 16th डे पे होता है। अब 16th डे से 3 दिन पीछे जाओ, 16th, 15, 14, 13th डे से लेकर के 16 के 3 दिन के बाद जाओ, 16 के 3 दिन के बाद 17, 18, 19th तक, यहाँ तक इनके बीच में कॉपुलेशन मना कर दो। इस बीच में महीने की 13 मतलब अगर 1 तारीख से साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक हमारे पास में जो है कॉपुलेशन मना कर दो। बस ये हो गया हमारे पास में पीरियोडिक एब्सटिनेंस। समझ आ गया? ये है हमारे पास में पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है 28 डेज को लेकर के ना। एक हमारा नेक्स्ट होता है विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर को जैसे ही इजैकुलेटरी अर्ज आ जाए कि ठीक है अब इजैकुलेशन होने वाला है, वो पेनिस को विड्रॉ कर ले, बस कुछ नहीं, फीमेल वजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन देखो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में कभी कभी क्या हो सकता है कि ओवुलेशन आगे पीछे हो सकता है बाई चांस, ठीक है, तो ये फेल हो सकता है। विड्रॉल मेथड में क्या हो सकता है कि विड्रॉल मेथड में ये हो सकता है कि जो सिर्फ ऐसा नहीं होता है इजैकुलेशन के टाइम पे ही सीमेन रिलीज होता है, पूरे सेक्सुअल ड्राइव के थ्रू पूरे टाइम पे थोड़ा थोड़ा जो सिक्रीशन होता है मेल के पेनिस से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी स्पर्म आने का खतरा हो सकता है, और उसमें कुछ पहले के स्पर्म्स होते हैं जो रहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट। तो पहले के जो
इजैकुलेशन की वजह से वहाँ पे स्पर्म रहते हैं, तो वो फर्टिलाइज कर सकते हैं जाने के बाद। तो ये विड्रॉल मेथड भी फेल हो सकता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होती है कि जब उनका जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग वाला टाइम चलता है लगभग 6 महीने के अराउंड में, जब एक बच्चा हो जाता है तो उसके 6 महीने के अराउंड में मेंस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंटीज रहते हैं, और इस टाइम पे जो होता है पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीड होता है चाइल्ड को फुल्ली, लगभग 6 महीने का टाइम होता है। तो इस बीच में भी बिल्कुल आराम से कोइटस वगैरह अगर हो गया तो इस टाइम पे कंसीव करने का चांस निल होता है। बट नेचर है, एक्सेप्शन हो सकता है। तो इस टाइम पे भी कहा गया है कि कुछ फीमेल्स में इस टाइम पे भी प्रेगनेंसी देखी गई है। अब देखो, अब ये तीनों ही ऐसा है ना कि नेचुरल मेथड है, इनका जो है साइड इफेक्ट तो जीरो है, साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन फेलिंग रेट 100% है, मतलब आराम से फेल हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेडली इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक लैक्टेशनल एमेनेरिया हो सकता है। नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। तो साइड इफेक्ट इसका जीरो है, चांसेस ऑफ फेलियर हाई है। मैंने 100% बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाई होता है, ठीक है, 100% नहीं होता है फेलियर रेट, इसमें हाई होता है, लगभग 50-50 का मान के चल सकते हो, ठीक है। ये हो गया ना। अब हम लोग आते हैं बैरियर मेथड पे। तो देखो, बैरियर मेथड का ये प्रिंसिपल होता है कि मेल और अगेन इसका भी यही प्रिंसिपल होता है कि मेल और फीमेल की स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोकना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्डम्स आते हैं। कॉन्डम्स हमारे पास में क्या होता है, ये थिन रबर लैटेक्स शीट का बना होता है जो कि पेनिस मेल में पेनिस को कवर कर लेता है और फीमेल में वजाइना या सर्विक्स को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब देखो, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। इसमें निरोध जो है ये सबसे पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स के लिए, ठीक है, मेल में, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। बट इसका लेटेक्स शीट जो होता है ना काफ़ी मोटा होता है। ये वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में मिल जाता है, बट इसको लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका लेटेक्स मोटा होता है और इसके सेक्शुअल ड्राइव में थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उसको, रुकावट आता है और प्रॉपर नहीं हो पाता, तो इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। ये मेल कॉन्डम है, ये फीमेल कॉन्डम है। ये पेनिस का 4 पेनिस वाले पार्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो टिप जो होता है ये थोड़ा सा बल्ज आउट होता है क्योंकि जब सिक्रीशन होगा, इजैकुलेशन होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है स्पर्म रिजर्व हो सकता है, वरना अगर ये नहीं होता, ये पूरा प्लेन होता ना, तो स्पर्म पीछे के साइड से बाहर भी निकल सकता था। इस वजह से थोड़ा सा आगे के साइड में बल्ज आउट पार्ट स्पेस देता है कि जब इजैकुलेशन हो तो स्पर्म इसमें कलेक्ट हो जाए, आई मीन सीमेन उसमें कलेक्ट हो जाए। ये वाला फीमेल का है, ये पीछे वाला पार्ट सर्विक्स को कवर करता है, आगे वाला वजाइनल लिप्स को कवर करता है, वल्वा को कवर करता है, ठीक है। ये कॉपर टी है, ये भी आएगा आईयूडी में आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें निरोध का हो गया। ये हमारे पास में कॉन्डम्स जो होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इससे STI एड्स वगैरह की खतरा नील हो जाता है, ठीक है। मेल और फीमेल के कॉन्डम्स जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, ओनली 1 टाइम यूजेबल होते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ इंसर्टिंग होते हैं और यूजर को पूरी प्राइवेसी देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया सेल्फ इंसर्टेड और प्राइवेसी टू यूजर। डायफ्राम जो हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ये सेम चीज़ होती हैं, ये सारे ही क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर करती हैं, ठीक है। शेप और साइज थोड़ा थोड़ा अलग होता है इन सबका, बस नाम याद रख लो क्योंकि इसमें बस शेप का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रबर से बनती है और ये फीमेल्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। सर्विक्स को कवर करती है ड्यूरिंग कोइटस, मेल्स में नहीं, सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं। ये बैरियर मेथड तो देती हैं लेकिन बॉडी के फ्लूइड्स को सेपरेट नहीं करती हैं, ये बॉडी के फ्लूइड्स को कनेक्ट कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विक्स को कवर करेगा, बाकी का पूरा वजाइनल पार्ट तो एक्सपोज्ड ही है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, इनको जो यूज़ हो करते हैं ना हम लोग, इनका यूज़ करने के लिए इनके साथ में हम लोग को फोम और जेली का यूज़ करना चाहिए। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली, फोम, इन सब का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे पास में है और ज़्यादा इफेक्टिवली ये हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बैरियर मेथड कंप्लीट। इसमें 100% सेफ्टी रहती है, 100% यूज़र फ्रेंडली है, 100% प्राइवेसी देता है। मतलब इसको इंसर्ट वगैरह करने के लिए आपको कोई डॉक्टर, नर्स या मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप खुद से इंसर्ट कर सकते हो, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इंसर्ट किया है कि नहीं, अनटिल अनलेस जहाँ पे आप इसे खरीदने जाते हो वहाँ कैमरा ना हो तो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं IUDs की, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में इनको इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज चाहिए होती हैं, इसको आप खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते हो। और इसकी लाइफ होती है कि आप इतने टाइम के लिए इंसर्ट करा रहे हैं, जैसे 6 महीने का लाइफ होता है, 1 साल का, 2 साल का, तो इस तरीके से आते हैं।
ना अब इसमें बहुत टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीन, दैट इज लिपीज लूप, तो याद रखना, ठीक है। लिपेज लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये सारा ऐसा गन का नाम नहीं लग रहा, ठीक है। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये हो गया कॉपर रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ऐसे याद कर सकते हो। मैं बता देती हूँ इसका फंक्शन। कॉपर जो होते हैं ये मेल का जो स्पर्म है उसको डीमोबिलाइज करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं कि उसके स्पीड, वो जिस विग्रस स्पीड से आता है उसको रोकते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि अगर स्पर्म है इस तरीके से, कि अगर स्पर्म है तो इसके जो पूंछ है, इसका जो टेल पार्ट है, इस पे कॉपर आयन जो है वो लटक जाता है और इसको भारी कर देता है, ठीक है, हैवी बना देता है, जिसकी वजह से विगरस मोटिलिटी जो होती है स्पर्म की वो रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद एक आता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दैट इज प्रोजासर्ड और LNG-20, ठीक है। ये यहाँ पे आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। इसकी वजह से जो है यूट्रस लाइनिंग जो होती है वो स्पर्म को खाने लग जाती है, फैगोसाइटोसिस होता है। कॉपर आयन जो रिलीज करता है ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है और इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर लेता है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm। मतलब जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये जो यूट्रस है, कि अगर मान लो बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो गया और जब जाइगोट आएगा इम्बेड होने के लिए हमारे पास में जो यूट्रस का वॉल है उसमें जब जाइगोट इम्बेड होने के लिए आएगा तो उस टाइम पे यूट्रस को जिस तरीके का बना देंगे ना कि उसमें इम्बेड हो ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उससे पहले पहले नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रंस। मतलब ये बहुत अच्छा है फीमेल्स के लिए कि जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है या एक बच्चा हो गया और उसके बीच में दूसरा बच्चे के बीच में स्पेस चाहती हैं कि मतलब अच्छा ठीक है अब एक बच्चा हो गया, आई डोंट वांट 2 years 3 years तक कोई बच्चा अब नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये आईयूडीज बेस्ट है, आइडियल है, ठीक है। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है फीमेल्स के बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली ये मेल्स के लिए नहीं होता, ये फीमेल्स के लिए होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये होता है इम्प्लांट्स के अंदर में, ये छोटे छोटे जो है ना ये ऐसे पाइप टाइप के होते हैं बॉडी में, जहाँ भी यहाँ पे जैसे ये वाली स्किन है, ठीक है, या ये वाली स्किन है, ठीक है, या थाई के पास वाली स्किन है, तो ये सारी स्किन थोड़ी ना थिक होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना कि इनमें थोड़ा सा छोटा सा चीरा लगा करके उसके बीच में ये वाला जो होता है ये पाइप्स को डाल देते हैं एंड उसे फिर क्लोज कर देते हैं और वहाँ से वो धीरे धीरे जो होता है वो गल के पानी बॉडी फ्लूइड से मिल करके धीरे धीरे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो लंबे टाइम तक अपना एक्शन दिखाते रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं वो टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, पिल्स वगैरह यूज़ करते हैं। एक होता है डेली पिल होता है, एक होता है मंथली पिल होता है, ठीक है। डेली पिल कुछ इस तरीके से होता है कि महीने के स्टार्टिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, महीने के स्टार्टिंग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसे समझ रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करते हैं लगभग 21 डेज तक, मतलब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक आइडियल 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 21 डेज तक हम लोग जो है वो एक एक करके खाते रहेंगे, हर दिन टैबलेट लेते रहेंगे और फिर 7 दिन का गैप आएगा, 7 दिन का गैप आएगा जिसके बीच में ऐसा माना जाएगा कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो या तो उन दिनों में कोई भी टैबलेट नहीं रहेगा 7 दिन का, या फिर उन 7 दिनों में आयरन का टैबलेट रहेगा। तो पता है वो टैबलेट्स कैसी होती हैं, वो टैबलेट इस प्रकार की होती है, कुछ इस तरीके से बनना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके। तो यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये डे 1 पे खाना है, ऐसा नहीं कि डे 1 पे ये वाला उठा गया वाले, नहीं, डे 1 पे ये खाना है, डे 2 पे ये खाना है, डे 3 पे ये खाना है, 4 पे ये खाना है, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे, इस तरीके से बनती हैं ये पिल्स, ठीक है। हाँ ये हो गया। इनहिबिट ओवुलेशन, या तो ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देंगे, ओवुलेशन होने ही नहीं देंगी, या फिर इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देंगे कि उससे जो स्पर्म क्रॉस ही ना कर पाए, क्रॉस करता है तो हमारा जो है इम्प्लांटेशन को अल्टर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देता है ये, कहीं ना कहीं जाके स्पर्म फंस ही जाता है। तो इट्स लाइक ये बहुत अच्छा मेथड है, वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाई फीमेल्स, ठीक है। सहेली कहते हैं जिसको, वंस अ वीक पिल कहते हैं, हफ्ते में 1 दिन खाना होता है, बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है।
वैसे तो पिल्स वगैरह लेने के लिए हर कोई मना करता है, पिल्स वगैरह भले ही कितना भी कम साइड इफेक्ट हो, बट साइड इफेक्ट होता है, तो बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं ही करना चाहिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड by females as injections or implants under the skin. Their effective periods are much longer. बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए वो लोग इफेक्टिव होते हैं, वो चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. by chance कैजुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए या फिर रेप वगैरह के केसेस हो जाएं, तो इस टाइम पे 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोई भी हम लोग आईयूडीज इंसर्ट करा लें या फिर हम लोग कोई भी पिल ले लें, इस तरीके का इमरजेंसी पिल्स वगैरह आती हैं, तो जो पॉसिबल प्रेगनेंसी होती है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अब आता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। ये ऐसा मेथड है कि अब अगर आपके 2-3 बच्चे हो गए एंड यू आर लाइक कि ठीक है बस और बच्चे नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। ये मेल भी करा सकते हैं, फीमेल भी करा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेल्स में हो रहा है तो ये वैसेक्टॉमी कहलाएगा, क्योंकि वास डिफरेंस को कट करते हैं तो वैसेक्टॉमी, और हमारे पास में फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी कहलाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेल्स में वास डिफेंस को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास में, वासेक्टॉमी वास डिफेंस को कट किया और अलग अलग टाई कर दिया, तो ये हमारे पास में एक फिजिकल बैरियर बन गया हमेशा के लिए। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे कट करके टाई करेंगे ये वाला एरिया, इतने दूर के एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और ये वाला पूरा एरिया डेड हो जाता है, तो इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बट आजकल के टाइम में ऐसा होता है कि अब ये बहुत कम केसेस में ऐसा दिखा है कि अगर इसको रिवर्स करने जाते हैं तो सक्सेसफुल होता है, बहुत कम केसेस में, बट अब होने लगा है, ठीक है। बट मुझे लगता है अगर कोई ट्यूबेक्टॉमी एक बार करा लिया तो सोच समझ के ही कराएगा कि ठीक है भाई इसके बाद तो नहीं कराना है, इसको रिवर्स नहीं कराना है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास में चीज़ें हो गई ना। अब हम लोग आते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स कॉल्ड वासेक्टॉमी, और फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इट इज़ हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। वन मस्ट बी ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग जितना नेचुरल चले उतना बेटर है, भले ही नेचुरल मेथड्स जो है वो बहुत क्या कहते हैं, फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट नेचुरली जितना चले, क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन एक ना बॉडी का प्रोसेस और एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ऐसा भी नहीं है कि रोकना है इसे, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी भी चाहिए इसमें स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने, पिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, इरेगुलर हो जाएगा, या फिर जब आएगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आएगा, तो वो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी वजह से हमें इसे टोटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसे कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बहुत बार सुना होगा कि अगर बहुत दर्द हो रहा है पेट में पीरियड्स के टाइम पे, तो पिल्स वगैरह वैसे तो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, बट जो लड़कियां रेगुलरली ले लेती हैं तो या तो उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, नेक्स्ट टाइम जब आती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे जो है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी तुम लोग से, क्योंकि आज का लेक्चर बस इतना ही था, ठीक है। आज का लेक्चर इतना, अब कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन से स्टार्ट करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे फीमेल और मेल में हर जगह कैंसर्स दिखते हैं हमें, कैंसर मतलब बहुत टाइप के कैंसर होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें जो मेल और फीमेल में ना दोनों में एक स्पेशल टाइप के कैंसर है जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका मुझे कमेंट करके बताओ। शायद से मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया होगा, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मेल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है वो बताना, और फीमेल्स में कैंसर कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं वहीं पे आंसर कर दूंगी तुम लोगों को, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। विद दिस आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा इरेगुलर वीडियोस हैं, पता है मुझे, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरा भी लाइफ है, मेरी भी कॉलेज लाइफ चल रही है, तो उसमें भी मैं बिज़ी हो जाती हूँ, क्या करूँ यार, और टाइम नहीं मिल पाता। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी छुट्टियाँ हैं तो अभी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। अभी तुम लोग का भी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ, फिलहाल तो कुछ नहीं सोचूँ, अभी तो बस मैं एक बार सारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ,
11th और 12th का। उसके बाद में 9th-10th में भी देखेंगे क्या करा सकते हैं, अगर हमारे बच्चे हैं 9th-10th से जुड़े हुए तो, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन। आगे का देख रहे हैं कुछ सोच रहे लाने के लिए। पहले एक बार सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद में थोड़ा सा जो है इन चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मज़े करो और पढ़ाई करते रहो। इसके बाद एनसीईआरटी यहाँ तक पक्का रीडिंग कर लेना नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।